हाय गाइस, वेलकम टू एआई एसईओ लैब विद नितिन। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो जेनरिक एसईओ टिप्स ढूंढते हैं। अगर आप सिर्फ एआई ओवरव्यू में कैसे आए जैसी जेनरिक टिप्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप एडवांस्ड एआई एसईओ, जीईओ या एआई पर काम करते हैं या फिर 25 लाख प्लस के टेक्निकल रोल के लिए इंटरव्यू प्रेप कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि आज हम एआई ओवरव्यू के रिट्रीवल पाइपलाइन के अंदर जाकर देखेंगे क्यूरी फैन आउट, पैसेज लेवल रैंकिंग, ग्राउंडिंग कॉन्शंसेस और एंटिटी डिस्टिंग्विशन, और फिक्स भी एग्जैक्टली उसी लेवल पर करेंगे। नो फ्लफ, नो रिसाइकल टैक्टिक्स, सिर्फ मैकेनिज्म जो एक्चुअली रिजल्ट्स देता है। मुझे 11 इयर्स का एसीओ एंड एआई का एक्सपीरियंस है और मैं आज भी अपनी स्किल्स के बेसिस पर 4 to 5 लाख मंथली अर्न कर रहा हूँ। इस चैनल पर सिर्फ वही मिलेगा जो एक्चुअली काम करता है, ना कोई कोर्स, ना कोई बेवकूफ़ बनाने की स्कीम, ना कोई फालतू की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं जो आपकी समझ बदल देगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एआई ओवरव्यू एक ही तरीके से सर्च करता है, ऊपर वाले रिजल्ट्स को उठा लेता है। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता। जब आप एक सवाल पूछते हो, गूगल उस एक क्यूरी के बेस पर 20 सिंथेटिक सब क्यूरीज में ब्रेक कर देता है। इसे हम क्यूरी फैन आउट कहते हैं। फिर वो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस को रिट्रीव करता है और उनमें से इंडिविजुअल पैसेजेस को सेलेक्ट करता है, पूरे पेज को नहीं, सिर्फ पैराग्राफ को, और उन्हें सिंथेसाइज करके आंसर बनाता है। चलो इसको थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं। डिजाइन की एक ग्राउंडिंग स्टडी में जब गूगल ने एक क्यूरी प्रोसेस की, उसने उसने सिर्फ 205 इनपुट्स टोकन्स भेजे, लेकिन 15,000 से ज्यादा आउटपुट टोकन जनरेट किए। सारा काम सर्वर साइड हुआ था और जो सोर्स उसने दिखा है, 7 रिसीव्ड 7 साइटेड। मतलब गूगल सिर्फ सोर्स एक्सपोज नहीं करता, जो जो उसने एक्चुअली यूज किए हैं। तो जब एआई ओवरव्यू आपके बारे में कुछ गलत बोलता है, वो रैंडम नहीं है। किसी पाइपलाइन के एक स्पेसिफिक स्टेप के एक स्पेसिफिक पैसेज में सिलेक्ट हुआ है जो गलत है। आज एग्जैक्टली हम उसी को फाइंड आउट करेंगे, कौन सा स्टेप, कौन सा पैसेज, और उसे कैसे ठीक करें। ये पूरा हम एक मैकेनिज्म लेवल के ऊपर करने वाले हैं जो काफी एडवांस लेवल पर जाने वाला है। चलिए हम इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सो बेसिकली इस पाइपलाइन की 4 लेयर्स होती है जहां पर ही गलती छुपी होती है। फिक्स करने से पहले आपको पाइपलाइन के 4 लेयर्स पता होना चाहिए, क्योंकि गलती हर लेयर में अलग होती है और फिक्स भी उसके अकॉर्डिंग अलग हो सकते हैं। लेयर 1, क्यूरी फैन आउट। आपका एक सवाल 10-20 सब क्यूरीज बनाता है। हर सब क्यूरी एक अलग सब इंटेंट को टारगेट करती है। ये क्यूरीज वेब इंडेक्स पर जाती है, लेक्सिकल और वेक्टर दोनों के फॉर्म में, प्लस नॉलेज ग्राफ, यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट, शॉपिंग फीड्स। अगर आप कंटेंट सिर्फ एक एंगल पर कवर करते हो तो आप बाकी सब क्यूरीज के ऊपर इनविजिबल हो। लेयर नंबर 2, रिट्रीवल। हर सब क्यूरीज का टॉप कैंडिडेट पेजेस रिटर्न होता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेवल रैंकिंग होती है। ये सिर्फ कैंडिडेट पूल ही बनाता है, यहाँ पर टॉप रैंक करना काफी नहीं है। लेयर 3, पैसेज लेवल रैंकिंग। यहाँ पर असली गेम है दोस्तों। एक क्रॉस इनकॉर्डर री रैंकर इंडिविजुअल पैसेज को स्कोर करता है, पूरे डॉक्यूमेंट्स को नहीं। माइक किंग की एआई मोड एनालिसिस कहती है एक लोअर रैंकिंग पेज एक पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंसिव गाइड को बीट कर सकता है, अगर वो पैराग्राफ उस स्पेसिफिक सब क्यूरी के बेहतर जवाब देता है। इसीलिए चंक फ्रेंडली, सेल्फ कंटेन्ड पैराग्राफ वेल ऑफ टेक्स्ट कंटेंट को ड्रामेटिकली आउट परफॉर्म करता है। लेयर नंबर 4, ग्राउंडिंग और सिंथेसिस। टॉप स्कोरिंग पैसेजेस जेमिनाई के कॉन्टेक्स्ट विंडो में बनते हैं। जेमिनाई आंसर जनरेट करता है और हर क्लेम के लिए उस पैसेज को साइट करता है जिसने उसे स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। तो अब समझिए, जब गलत इन्फो आती है वो इनमें से किसी एक लेयर पर इंजेक्ट होती है। या तो फैनआउट ने गलत सब इंटेंट बनाया है, या रिट्रीवल ने गलत सोर्स पूल में डाला, या री रैंकर ने गलत पैसेज चुना, या सिंथेसिस ने सही पैसेज को गलत तरह से जोड़ दिया। डायग्नोसिस का मतलब है कौन सी लेयर। अब हम इसके डीप कॉज की बात करते हैं। कॉन्शियसनेस बीट्स करेक्टनेस। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉजिकल मैकेनिज्म, ये वही है जो ब्लॉग प्रॉपर्ली नहीं समझता। गूगल की सर्च हेड लीज रेड ने साफ कहा है ये हेलुसिनेशन नहीं है, क्योंकि कंटेंट वेब से आता है। लेकिन सवाल ये है, जब दो सोर्स कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो गूगल कौन सा सेलेक्ट करता है? और जवाब थोड़ा वियर्ड है। गूगल सेलेक्ट करता है कॉन्शियसनेस, नॉट करेक्टनेस। एक रियल डायग्नोस्टिक केस समझते हैं कोलाबोराडो का। उन्होंने एक एक्यूरेट एंड अपडेटेड पोस्ट लिखी एक बाइनरी लो सिग्नल सवाल के लिए। 4 महीनों का वेट किया और एआई ओवरव्यू ने उनका सही आंसर इग्नोर कर दिया और एक पुराना ब्रॉडली रिपीटेड कॉन्शंसस को पकड़ लिया।
सही होने के बाद भी। इस बात को ध्यान में रखो, रैंकिंग ग्राउंडिंग के बराबर नहीं है। आपका पेज गूगल पर नंबर 1 हो सकता है और एआई ओवरव्यू फिर भी उसे ग्राउंड करने के लिए ना चुने अगर वो पुराना कॉन्शियस सेंस से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एआई के इंजन्स की मई 2026 वाली इनसाइट, वो कहते हैं क्लासिकल रिसर्च एवेल्युएट करती है कि कौन सा पेज दिखाए, ग्राउंडिंग एवेल्युएट करता है कि कौन सा स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबली यूज हो सकता है, ग्राउंडिंग एवेल्युएट करता है कि कौन सा स्टेटमेंट रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकता है। ये अलग यूनिट है एवोल्यूशन की। चॉइस कोई पेज नहीं, वेरीफाइबल स्टेटमेंट है। और यहाँ पर एक किलर इंसाइट निकलता है। अगर आपके डोमेन पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, मान लो एक पुराना ब्लॉग पुराना फिगर रिपीट करता है और एक नया ब्लॉग उसे करेक्ट करता है, तो ग्राउंडिंग सिस्टम को कन्फ्लिक्ट को एक क्वालिटी सिग्नल के लूप में देख सकता है और किसी को भी साइट नहीं करता, जिसे हम कहते हैं एब्सटेंशन। एआई सिस्टम जानबूझकर आंसर देने से मना कर सकता है जब एविडेंस वीक या कॉन्ट्राडिक्टरी हो। रिफ्यूजल गलत आंसर पर बेहतर माना जाता है। मतलब एक इंडेक्स पेज जो क्लीन एंड कॉन्ट्राडिक्शन फ्री फैक्ट्स नहीं देता, वो साइट नहीं होता। एआई उस एस्पेक्ट पर छुप जाता है। तो एक्चुअल बार विजिबिलिटी का नहीं है, बार है क्लीन, कंसिस्टेंट एंड एक्सेप्टेबल फैक्ट्स का। ये सेगमेंट आपके फिक्स की बेस स्टेप होती है, याद रखना। अब हम बात करते हैं स्टेप 1 की, एडवांस डायग्नोसिस, मतलब फैन आउट एक्सट्रैक्शन। चलो हम डायग्नोसिस करते हैं। हम एक्चुअल मशीन डेटा को रीड करेंगे। मूव 1, फैन आउट क्यूरी एक्सट्रैक्ट करो। ये गेम चेंजर है। आप देख सकते हो एआई ने आपके टॉपिक के लिए कौन से सिंथेटिक क्यूरीज बनाई। यहाँ पर दो तरीके सामने आते हैं। पहला तरीका, जेमिनाई एपीआई का ग्राउंडिंग। जब आप ग्राउंडिंग इनेबल करते हो, रिस्पॉन्स में ग्राउंड मेटा डेटा ऑब्जेक्ट आता है जिसमें वेब सर्च क्यूरीज अरे होता है, एग्जैक्टली वो क्यूरीज जो गूगल ने सर्च की। ये फर्स्ट पार्टी डेटा है, डायरेक्टली गूगल के सिस्टम से आता है। यही सबसे ऑथोरिटेटिव सोर्स है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। नंबर 2, चैट जीपीटी का नेटवर्क रिक्वेस्ट। क्रोम डेव टूल खोलो और इंस्पेक्ट करो। नेटवर्क टैब में जेसन निकलेगा जिसमें एक्चुअली फैन आउट क्यूरीज है जो बिंग पर भेजी गई है। जो आपके पास फैन आउट क्यूरीज है, आप देख पाओगे गलत आंसर किस सब इंटेंट से आ रहा है। शायद फैन आउट ने एक ऐसा एंगल बनाया है जिसको आपने कभी एड्रेस ही नहीं किया और वो गेप एक फोरम थ्रेड के ऊपर इंक्लूड कर दिया। मूव नंबर 2, शो मी योर सोर्स। हर इंजन पर आपको शो मी योर सोर्स इनकोड करना है। 15 to 20 प्रॉम्प्ट्स मत चलाओ। अपना ब्रांड नेम, अपनी कैटेगरी और अगर एंटिटी कंफ्यूजन है तो कंप्यूटर का नाम यूज करो। चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, को पायलट चलाओ। नोट करो कहाँ मॉडल स्वैप करता है, डेटा को मर्ज करता है। यही सही टेक्निक है। हर गलत आंसर पर पूछो इस क्लेम का सोर्स क्या है और जो नाम आपको मिलता है उसको आप कैप्चर करो। मूव नंबर 3, ग्राउंडिंग रिडायरेक्ट अनरैप करो। ये टेक्निकल है पर जरूरी है। गूगल हर सोर्स को एक रीडायरेक्ट के पीछे रैप करता है, इस सिंटेक्स के जैसे। रियल यूआरएल देखने के लिए उसे रिजॉल्व करना पड़ता है, तब तक आप मैच नहीं कर पाओगे कि कौन सा एक्चुअल डोमेन फीड कर रहा है। डायग्नोसिस का आउटपुट एक छोटी लिस्ट होनी चाहिए, कौन से सब इंटेंट पर आप फेल हो रहे हैं और कौन सा एग्जैक्ट सोर्स गलती फीड कर रहा है। अब फिक्स लेजर टारगेटेड होगा। स्टेप 2, फिक्स द एंटिटी लेयर, जिसे हम कहते हैं डिसमेंग्यूशन। अगर गलत एंटिटी कंफ्यूजन है, एआई आपको किसी और ब्रांड फाउंडर से मिल रहा है, तो कंटेंट फिक्स बेकार है। ये कंटेंट प्रॉब्लम नहीं है, ये नेम्ड एंटिटी डिसमिंगेशन प्रॉब्लम है। कंप्यूटर साइंस का एक वेल स्टडीड एरिया। रूट कॉज एक ही है, मॉडल के पास इतना स्ट्रक्चर डेटा नहीं है कि वो एंटिटी को कॉन्फिडेंस के साथ रिजॉल्व कर पाए, तो हम उसे कॉन्फिडेंस देते हैं। मूव नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा। सर्जिकल प्रिसीजन के साथ साइट वाइड ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा डालो। नेम, लीगल नेम, डिस्क्रिप्शन, फाउंडिंग डेट, यूआरएल और सबसे इंपॉर्टेंट आईडी प्रॉपर्टी। ये आपका परसिस्टेंट कैनोनिकल आइडेंटिफायर है पूरे वेब के ऊपर। अगर आपने रीब्रांड किया है तो आईडी पुराना नहीं चलेगा, आपको न्यू आईडी के साथ में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ग्राफ के ऊपर डिफॉल्ट पुराना आईडी चेंज करना पड़ेगा आपको। ये कंफ्यूजन एक साइलेंट सोर्स है। मूव नंबर 2, सैमेस अरे, कोरोबोरेशन का असली इंजन। सैमेस एआई को बताता है कि आपके पेज वाली एंटिटी वही है जो एक्सटर्नल यूआरएल पर एग्जिस्ट करती है। अपनी एंटिटी को लिंक करो विकिपीडिया, विकीडेटा, लिंक्डइन, क्रचबेस और एंड वेरीफाइड प्रोफाइल्स के ऊपर। हर सैमेस यूआरएल एक कोरोबोरेशन पॉइंट है जिसे इंजन्स आइडेंटिफाई करके आपको फीड करते हैं। इंजन्स एंटिटी डेटा को इंडिपेंडेंट सोर्स के अक्रॉस कंपेयर करके कॉन्फिडेंस स्कोर इंक्रीज करता है। जितने ज्यादा मैचिंग पॉइंट्स उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। मूव नंबर 3, विकीडेटा को क्लेम या
करेक्ट करो। सबसे हाई लेवरेज स्टेप है दोस्तों ये। विकिपीडिया और कोई मॉडल ट्रेनिंग पाइपलाइन को एक साथ फीड करता है एक करेक्ट विकी डेटा आइटम के साथ में, स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ P31 टाइप के साथ, पॉपुलेटेड इंडस्ट्री P452 और सैमेस आइडेंटिफायर्स। ये इंजन्स को एक स्ट्रक्चर एंड ऑथोरेटिव एंकर देता है कि आपका नाम किस एंटिटी को रेफर करता है। हम एक मिथ को ब्रेक करते हैं, विकी डेटा एंट्री के लिए आपका विकिपीडिया लेवल फेमस होना बहुत जरूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मूव नंबर 4, फाउंडर्स के लिए भी यही करो। सी स्वीट एग्जीक्यूटिव्स को इंडिविजुअल विकीडेटा आइटम्स बनाओ और उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉयर P108 प्रॉपर्टी से कनेक्ट करो। गूगल इंक्रीजिंगली क्यू पीपल्स को कॉर्पोरेट नॉलेज पैनल्स में सरफेस करता है। ये कॉर्पोरेट एंटिटी सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी करता है। मूव नंबर 5, आप कौन हो और आप कौन नहीं हो इसका एक एक्सप्लिसिटली पेज बनाओ। फुल लीगल नेम, फाउंडिंग डेट, हेडक्वार्टर, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सेट्रा। और अगर जरूरी हो तो आप क्या नहीं हो ये भी मेंशन करो, ताकि एआई का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि आप क्या करते हो और क्या नहीं। ये एआई के एक डिस्टिंग्विशन को डायरेक्ट टेक्स्ट सिग्नल प्रोवाइड करता है। और एक हार्ड ट्रूथ, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स के पास विकिपीडिया पेज है और आपके पास नहीं, तो डिफॉल्ट रिजोल्यूशन उनकी तरफ झुक जाता है। ये फेयर नहीं है, बट यही दोस्तों मैकेनिज्म है इसका। सो आपको विकिपीडिया के ऊपर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, फिक्स द ग्राउंडिंग लेयर्स, जिसे हम पैसेज इंजीनियरिंग भी कहते हैं। अगर गलती एंटिटी की नहीं है बल्कि फैक्चुअल है, पुराना प्राइस, डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स, गलत क्लेम, तो हम पैसेज लेयर पर काम करेंगे। मूव नंबर 1, अपने डोमेन की कॉन्ट्रडिक्शंस को किल करो। ये सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है और ये सबसे ज्यादा डैमेजिंग भी है। याद है ना आपको एब्सटेंशन, अगर आपके साइट पर एक पुराना फिगर रिपीट करता है और नया पेज उसको करेक्ट करता है, तो ग्राउंडिंग सिस्टम उन दोनों को अवॉइड कर सकता है। तो आप अपनी पूरी साइट को ऑडिट करो, पुराने फिगर्स, पुराने प्राइस और पुरानी पोजिशनिंग सबको अपडेट करो या डिलीट करो। क्रॉस सोर्स कंसिस्टेंसी सिर्फ रेपुटेशन नहीं है, ये साइटेबिलिटी की प्री कंडीशन है। मूव नंबर 2, पैसेजेस को चंक फ्रेंडली बनाओ। री रैंकर पैसेजेस को स्कोर करता है, पेजेस को नहीं। तो हर की फैक्ट को एक सेल्फ कंटेंट पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड करो और उसको आइसोलेट करो और कोहेरेंट करो। क्लेम पहले लिखो और एक्सप्लेनेशन को बाद में एंटर करो। वॉल ऑफ टेक्स्ट टू डू, आपको यहाँ पर एक मॉड्यूलर ब्लॉक बनाना है जो एक्सट्रैक्ट करे आसानी से। मूव नंबर 3, डिक्लेरेटिव वेरीफाइबल स्टेटमेंट। ग्राउंडिंग वेरीफाइबल स्टेटमेंट पर चलती है, तो वेग मार्केटिंग लैंग्वेज जहर है आप लोगों के लिए। हम एक लीडिंग स्केलेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ये एक्सट्रैक्टेबल फैक्ट नहीं है, इसकी जगह पर हमारे एक्स प्लान 49 पर मंथ का है। स्पेसिफिक नंबर, डेट्स एंड नेम को यूज करो। स्टैटिस्टिक के साथ में सोर्स भी साइटेशन में डालो। ग्राउंडिंग फ्रेंडली कंटेंट नंबर्स को सोर्स से एंकर करता है। मूव नंबर 4, फर्स्ट पार्टी कंफर्मेशन क्रिएट करो। आपको याद है ना कोलैबोरेटो वाला केस स्टडी, आंसर तब तक नहीं बदलता जब तक फर्स्ट पार्टी ऑन पेज सिस्टम में नहीं आए। तो ऑफिशियल डेटेड फर्स्ट पार्टी पेजेस बनाओ जो करेक्ट फैक्ट्स को क्लियरली स्टेट करें। ये वो सिग्नल है जिसे ग्राउंडिंग सिस्टम कॉन्शियसनेस से ज्यादा वेट देता है इवेंचुअली। मूव नंबर 5, ऑफ डोमेन कॉन्शियसनेस शिफ्ट करो, क्योंकि कॉन्शियसनेस जीतते हैं। आपको एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स पर सही फैक्ट चाहिए। थर्ड पार्टी लिस्टिंग को अपडेट करवाओ, रिव्यू साइट्स पर करेक्शन मांगो, कंपैरिजन पेजेस को पब्लिशर के फैक्चुअल एरर के साथ में कांटेक्ट करो, ब्रांड मेंशंस को भी फिक्स करो, क्योंकि एंटिटी कोलैबोरेशन में कंट्रीब्यूट करता है। आपको पुराने कॉन्शियसनेस को एक नए एंड करेक्ट कॉन्शियसनेस के साथ में रिप्लेस करना है। अब हम बात करते हैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के बारे में, क्योंकि यहाँ पर लोग अक्सर गलती कर देते हैं और गलत स्ट्रेटेजी को चूज कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 कैटेगरी याद रखना है। लाइव रिट्रीवल सिस्टम, जिसमें एआई ओवरव्यू, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, ब्राउजिंग, क्लाउड वेब सर्च, ये सब आते हैं। यहाँ करेक्शन रीइंडेक्सिंग की स्पीड पर चलती है। यहाँ पर वीक्स लगते हैं, इंस्टेंट कुछ नहीं होता। नंबर 2, ट्रेनिंग डेटा आंसर, ये एक नॉलेज कट ऑफ पर फ्रीज होता है। जो आप आज पब्लिश करते हो वो ट्रेनिंग बेस्ड आंसर में अगले फुल मॉडल के रिलीज तक नहीं आएगा, मतलब कि 2 से 3 महीने बाद। और एक क्रूशियल न्यूएंस, जेमिनाई गूगल नॉलेज ग्राफ से एंटिटी डेटा को इनहेरिट करता है। अगर आपका नॉलेज पैनल गलत है, जेमिनाई वही गलती को उठा लेगा। इसीलिए विकिडेटा और नॉलेज पैनल को फिक्स करना हाई लेवरेज टास्क है। वो एक साथ कई इंजन्स को ठीक करते हैं। और एक बात जो बहुत जरूरी है, जेमिनाई 3 लॉन्च के बाद एक एनालिसिस में आधे से ज्यादा करेक्ट आंसर में ऐसे सोर्स साइट किए जो एक्चुअली क्लेम को
कोलैबोरेट ही नहीं करते। अनग्राउंडेड साइटेशंस मतलब आपका सिर्फ साइट होना काफी नहीं है, आपके पैसेज को एक्चुअल क्लेम को सपोर्ट भी करना चाहिए। सो मॉनिटरिंग को रिपीटेबल बनाओ, हर बार वही प्रॉम्प्ट सेट चलाओ ताकि कंपैरिजन क्लियर रहे। यहाँ पर आपको 3 चीजों को ट्रैक करना है, गलत क्लेम कम बार आ रहा है, सही सोर्स ज्यादा बार आ रहा है, ब्रांड सही कैटेगरी और एट्रीब्यूशन के साथ डिस्क्राइब हो रहा है। साइटेशंस को रैंकिंग के साथ साथ मॉनिटर करो जो अगला मैट्रिक्स है। और एक डिफेंस वार्निंग, एक स्टडी में दिखाया जो लोग मैकेनिज्म को समझते हैं वो एआई ओवरव्यू को एडवर्सली गेम कर सकते हैं, गलत कंटेंट बना के आर्टिफिशियली बूस्ट करके। सो कॉम्पिटिटर आपके अगेंस्ट भी ये कर सकता है। सो मॉनिटरिंग बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, ये आपके लिए एक डिफेंसिव सिस्टम है। तो पूरा एडवांस सिस्टम एक फ्रेम में। एआई ओवरव्यू एक 4 लेयर रिट्रीवल पाइपलाइन है जिसमें फैन आउट, रिट्रीवल्स, पैसेज, री-रैंकिंग एंड ग्राउंडिंग। गलती किसी भी लेयर पर हो सकती है, सो डायग्नोस करो फैन आउट सोर्स डेटा निकालकर, एंटिटी लेयर फिक्स करो विकिडेटा और सैमेज कोलैबोरेशन के साथ, ग्राउंडिंग लेयर फिक्स करो कॉन्ट्रडिक्शंस को करेक्ट करो पैसेजेस चंक करके और कॉन्शियसेस शिफ्ट करके। और सबसे बड़ा शिफ्ट, आप एआई को एडिट नहीं करते, आप उस एविडेंस के बेस को कंट्रोल करते हो जिसे वो रिस्पॉन्सिबली यूज कर रहा है। ये विजिबिलिटी की नहीं, साइटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी का गेम है। मेरे 10 सालों का एक्सपीरियंस एसीओ और एआई सर्च में एक ही बात सिखाता है, बिगिनर्स आंसर को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, एक्सपर्ट्स पाइपलाइन को फिक्स करते हैं। बस यही फर्क है दोनों के अंदर। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ आप में से कितने लोगों ने कभी ग्राउंडिंग मेटाडेटा या फैन आउट क्यूरीज को एक्चुअली एक्सट्रैक्ट किया है। अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप वही सीखेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।